निम्नलिखित में से किस सदन का विघटन नहीं होता है? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या फिर संसद? भारत के संसद में राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इस राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी इसमें एक निश्चित समय अंतराल में कुछ सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन एक साथ पूरे सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? जैसा कि पहले प्रश्न में हमने देखा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके पूरे सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्यसभा सदस्यों की पदावधि कितने साल की होती है? यानी कि प्रत्येक राज्यसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसमें उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और स्थायी सदन होने के साथ साथ इसमें प्रत्येक जो भी सदस्य हैं वो एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार सेवानिवृत्त हो गया है तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें प्रत्येक में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और वहाँ सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का विघटन होता है? भारत में राज्यसभा, विधान परिषद दोनों का विघटन नहीं होता है। एक निश्चित कार्यकाल, एक निश्चित समय के बाद कुछ सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसका विघटन होता है, यानी एक निश्चित अवधि के पश्चात उसका विघटन कर दिया जाता है तथा एक नए चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात नए चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा गठित की जाती है। इस तरह से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर विघटित करता है? एक तथ्य इस प्रश्न में छिपा हुआ है कि लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा को विघटित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सलाह अनुसार कार्य करना होता है और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जाता है? वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 सालों का होता है। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा विघटित हो जाती है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटित कर देता है। लेकिन यदि किसी स्थिति में बाहरी युद्ध, आंतरिक आपातकाल इत्यादि की अवस्था में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और यह कितनी भी बार एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लोकसभा के कार्यकाल और विघटन से संबंधित हैं, जैसे कि लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, यानी कि यह एक स्थायी संस्था नहीं है। लोकसभा विघटित हो जाती है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। आमतौर पर प्रत्येक आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि होती है। राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि यदि सदन में, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता का विश्वास नहीं रह जाता है तो राष्ट्रपति 5 साल के पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विघटित किए गए लोकसभा के खिलाफ किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि लोकसभा का जो विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और हमने आपातकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले डिस्कस किए हैं। आपात बाहरी युद्ध, आक्रमण तथा आंतरिक आपातकाल की वजह से हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष।
कोई भी व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्मीदवार की कम से कम 30 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसी प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यों की अर्हताएं यानी योग्यताओं से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। राज्यसभा उम्मीदवार की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इसके पहले वाले टेस्ट में हमने देखा था कि भारत की लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इस तरह से और लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए हैं और इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह निम्न में से किस कारण से सदस्य संसद का नहीं बन सकता है? भारत सरकार के लाभ का पद यह धारण करता है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या घोषित दिवालिया है तो भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या विकृत चित्त वाला है तब भी वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोई भी व्यक्ति यदि विकृत मानचित्र वाला है या दिवालिया है या फिर किसी सरकार के लाभ के पद पर है तो वह संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। किसी व्यक्ति को कितने वर्ष से अधिक की सजा होने पर वह संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाता है? भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा हो जाती है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। किस प्रकार के सामाजिक अपराधों से संबंधित व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है? पहले तो यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो वह संसद का सदस्य बनने योग्य नहीं रह जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को छुआछूत, दहेज या फिर सती प्रथा के अपराध में पाया जाता है तो उसको भी संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रह जाती है। इस तरह से इसका प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं संसद के सदस्य की निर्भरताओं के बारे में। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है, यानी उसको लाभ के पद को ग्रहण नहीं करना है। यदि वह विकृत मनोवृत्ति वाला है, यानी कि यदि वह घोषित दिवालिया है या फिर भारत का नागरिक नहीं है। यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। या फिर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन जाता है और उसके बाद उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा आयोग घोषित किया जाता है। जैसे कि संसद द्वारा एक विधि बनाई गई है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा किसी अपराध में उसको मिलती है तो वह संसद की योग्य नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस अधिनियम में संसद की उम्मीदवारों की निर्भरताओं का उल्लेख है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित चुनाव की प्रक्रिया तथा उसमें उम्मीदवारों की योग्यताओं निर्भरताओं का स्पष्ट उल्लेख है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति अयोग्य होगा यदि इन निम्नलिखित अपराधों में वह सम्मिलित पाया जाता है, जैसे कि वह चुनावी अपराधी या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी माना जाता है, यदि उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई हो, निर्धारित समय के अंदर उसने चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। यदि कोई व्यक्ति चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल है तो भी वह सदस्य यानी उम्मीदवार नहीं रह जाएगा। उसने सरकारी ठेके, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, वह निगम के लाभ के पद पर ना हो, छुआछूत, दहेज व सती जैसे अपराधों में सम्मिलित ना पाया गया हो। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की निर्भरता का उल्लेख किया जाता है? दल बदल से आशय उस
अर्थ से है जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है। इसको दल बदल कहते हैं और संविधान की अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई भी संसद का सदस्य दल बदल कानून का आरोपी होगा? ऑप्शन ए है, अगर कोई नामित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है और 6 महीने के बाद वह किसी राजनीतिक दल का शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वह दल बदल कानून का आरोपी होगा। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है तब भी वह दल बदल का अपराधी होगा। निर्दलीय चुना गया सदस्य यदि किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उस व्यक्ति को दल बदल कानून के अंतर्गत पाया जाता है। इस तरह से ये तीनों ही कथन सत्य हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दल बदल का आरोपी माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में दल बदल के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा कौन करता है? यानी कि लोकसभा में कौन निर्णय लेगा कि इस व्यक्ति को दल बदल का आरोपी माना जाता है? तो यह शक्ति भारत के संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है। दल बदल के तहत यदि किसी व्यक्ति को निर्भरता के सवालों में आया है तो उसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों पर निर्णय लेने की शक्ति किसको है? यानी कि राज्यसभा में यह दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की निर्भरता के सवालों पर कौन निर्णय लेगा? तो वह है सभापति। और इसके पहले वाले टेस्ट में हमने पढ़ा था राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कथन 1 है, दल बदल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दल बदल के आरोपों पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। मूल संविधान में दल बदल का प्रावधान नहीं था। इसमें से बच्चों पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। दल बदल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद मूल संविधान में दल बदल का प्रावधान नहीं था। यह संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची लाई गई और उसमें दल बदल क्या प्रावधानों को उल्लेखित किया गया। दल बदल कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों को देख लेते हैं। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत अयोग्य करार दिया जा सकता है और वह उपबंध हैं, अगर कोई भी संसद का सदस्य उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। यानी कि कोई भी सदस्य यदि राजनीतिक दल से चुनकर आया है तो वह उस दल से त्याग पत्र नहीं दे सकता है। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, यानी कि यदि उसके राजनीतिक दल ने बोला है कि आपको इस अधिनियम के खिलाफ मतदान करना है, तो अगर वह उसके खिलाफ मतदान नहीं करता है यानी अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध जाता है तो वह भी दल बदल का आरोपी माना जाएगा। निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी दल बदल का आरोपी होगा। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित हुआ है और 6 महीने के बाद अगर वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी वह व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा। दल बदल कानून के आधार पर संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध 10वीं अनुसूची में है। यानी कि यह एक संवैधानिक प्रावधान है। दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित निर्भरता के सभी सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति करता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। यह महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभापति और अध्यक्ष यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके निर्णय की, किस निर्णय की, दल बदल कानून का जो वो निर्णय देता है संसद के सदस्य की निर्भरता के मामले में, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1992 में कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुन जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव में शामिल होता है और वह चुन लिया जाता है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी उसका निर्वाचन में वह चुन लिया जाता है, तो उसको 10 दिन के भीतर सदन को बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यदि संसद सदस्य शपथ लेने से पहले संसद की बैठक में भाग लेता है तो तब कितने रुपए उसको प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि संसद की बैठकों में शामिल हो जाता है और वह संसद के लिए निर्भरता में है और उसको संसद की शपथ भी नहीं ग्रहण किया है तो उसको प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद के सदनों के जो सदस्य हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह एक अधिनियम जो कि संसद के द्वारा लाया गया, उनके संसद के अधिनियम के आधार पर ही लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। संसद का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? जब कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुनकर आता है तो वह संसद की बैठकों में तभी भाग ले सकता है जब उसने अपने पद की शपथ ग्रहण कर लिया हो, और संसद का जो प्रत्येक सदस्य है वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य शपथ ग्रहण करते समय निम्नलिखित में से किसकी शपथ लेता है, यानी शपथ के दौरान वह क्या बोलता है? तो ऑप्शन ए है संविधान के प्रति निष्ठा रखने की, यानी कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखने की भी शपथ लेता है, भारत की संप्रभुता की रक्षा की भी शपथ लेता है, भारत की अखंडता की भी रक्षा करने की शपथ लेता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोई भी संसद सदस्य शपथ ग्रहण करते समय इनकी शपथ लेता है। भारत में आंतरिक आपातकाल के दौरान भारत का कौन प्रधानमंत्री था? भारत में आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के बीच में लगाया गया था, और आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, और यह आंतरिक आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। निम्नलिखित में से संसद के सदस्यों के संबंध में किसका प्रावधान संविधान में नहीं है? तो पेंशन के बारे में, संसद के सदस्यों के पेंशन के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। यह संसद में विधि बनाकर संसद के सदस्यों के पेंशन के बारे में निर्धारण किया जाता है। भारत की संसद के लोकसभा अध्यक्ष को न्यायिक भत्ते के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? बच्चों, भारत का जो संसद है उसके लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह 2000 रुपये न्यायिक भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत की संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का वेतन कितने रुपए है? पहली चीज़ तो इसमें महत्वपूर्ण जानने वाली है कि जो संसद के लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य हैं उनका वेतन संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इनका संसद के अधिनियम के द्वारा वेतन प्रदान किया जाता है, और वर्तमान में संसद के सांसदों का वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह है। संघ सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को न्यायिक भत्ते के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 4000 रुपये, ऑप्शन सी है 6000 रुपये, ऑप्शन डी है 8000 रुपये। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष को न्यायिक भत्ते के रूप में 2000 रुपये मिलते हैं, उसी प्रकार संघ सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को भी न्यायिक भत्ते के रूप में 2000 रुपये मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपसभापति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। भारत में संसद के सदस्यों, साथ में लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और इनके वेतन भत्तों में बदलाव संसद में अधिनियम लाकर किया जाता है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं तथ्यों से आगामी परीक्षाओं में, एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद के सदस्यों के वेतन तथा पेंशन के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति, इन सभी के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। संसद के प्रत्येक सदस्य को 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को न्यायिक भत्ते के रूप में 2000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसी प्रकार संघ सरकार के केंद्रीय मंत्री को भी 2000 रुपये प्रति माह तथा राज्य मंत्रियों को 1000 रुपये प्रति माह न्यायिक भत्ते के रूप में प्राप्त होता है। संसद के सदस्यों का जो वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह है, इसके साथ साथ उनको कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे न्यायिक भत्ता हो गया, आवास भत्ता हो गया, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए भत्ता हो गया, उनका टेलीफोन खर्च का भत्ता हो गया। इस तरह से उनको अनेक प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में निम्न में से कौन कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी है विधानसभा सदस्य। बच्चों, जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और यह कार्य लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है।
भारत के संसद के लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा चुनाव के पश्चात पहली बैठक में उपस्थित सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी जनता इनका चुनाव नहीं करती है। लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के मतदान द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है, यानी कि इसमें कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाता है तब लोकसभा इसे रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को भी चुन सकती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है, यानी कि जो तारीख है वो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष वह लोकसभा के जो सांसद चुनकर आते हैं उन्हीं में से चुना जाता है, और अधिकतर यह जो लोकसभा में बहुमत दल होता है उसी का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। इस वजह से उसी पार्टी का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी जब भारत के संसद का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है। बच्चों, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब लोकसभा की पहली बैठक में उसको चुन लिया जाता है और लोकसभा के जीवन काल तक, यानी जब तक अगली लोकसभा चुनकर नहीं आती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। किन कारणों से लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। नंबर 1, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, यानी कि यदि वह सांसद नहीं है तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, या फिर वह पद त्याग कर दे, अपना पद त्याग स्वेच्छा से करता है तो भी वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा। लोकसभा में बहुमत से भी उसको निष्कासित किया जा सकता है, यानी यह तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है। जैसा कि प्रश्न में ही स्पष्ट तौर पर लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जैसा कि राष्ट्रपति को निष्कासित करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही संकल्प प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्ताव लोकसभा में ही पारित होता है और लोकसभा में ही उसको हटाने का प्रस्ताव पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है, उसको राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है। इस तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को उसको पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव पारित करने के कितने दिन पहले उसको सूचना देना होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को यदि उसके पद से निष्कासित किया जा रहा है तो उसको सूचना देनी पड़ती है, और यह सूचना कम से कम 14 दिन पहले उसको अवश्य देनी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। लोकसभा को उसके अध्यक्ष पद से हटाने के लिए जो संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है उसको पारित करने के 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है। लोकसभा को उसके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव को किस बहुमत से पास होना चाहिए। बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष को उसको पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी होती है, और इस प्रस्ताव को कम से कम साधारण बहुमत से पास कराना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यदि देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। बच्चों, इस प्रश्न में अधिकतर लोग गलत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अधिकतर बच्चे इसमें प्रधानमंत्री को बताते हैं या फिर राष्ट्रपति को, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सुपुर्द करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अगला लोकसभा चुनाव से अगली लोकसभा प्रारंभ नहीं हो जाती है। निम्नलिखित 3 मामलों में उस पद को पहले से भी समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि यदि वह लोकसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं है तो वह लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर के द्वारा पद त्याग कर देता है, या फिर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसको संसद से हटा देते हैं, तब भी वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसको पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। इस साधारण बहुमत से पास होने के बाद प्रस्ताव को राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत नहीं होती है। संकल्प प्रस्ताव पेश करने के पहले 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के विघटन के पश्चात भी निम्न में से कौन अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष।
तो बच्चों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, हमने पिछले महत्वपूर्ण तथ्यों में चर्चा किया था कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण संस्था है जो कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी कार्य करती है और वह है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को कार्य करने का मुख्य कारण यह है कि बच्चों संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही करेगा। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद का भी विघटन नहीं होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में इसके अलावा क्या अधिकार होते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा में बोलने का अधिकार, यानी कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसको लोकसभा में बोलने का अधिकार होगा, यानी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग लेगा, लोकसभा में मत भी देने का अधिकार है क्योंकि उसको अभी पद से निष्कासित करने का अंतिम निर्णय नहीं होगा। तो इस तरह से तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लोकसभा में जब किसी विधेयक के संबंध में सदस्यों के मत बराबर हो जाते हैं तब निर्णायक मत कौन देता है? मान लीजिए संसद में कोई विधेयक पारित हो रहा है और लोकसभा में सदस्यों ने बराबर बराबर मत दिए हैं, तो अब निर्णायक मत कौन देगा? तो बच्चों वह है लोकसभा अध्यक्ष। प्रारंभ में लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, सबसे अंतिम में वह निर्णायक मत देता है। इस तरह से निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। बच्चों जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से निष्कासित करने का संकल्प विचाराधीन होता है तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। लोकसभा के विघटित होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा की बैठक तक अपने पद पर धारण करता है। लोकसभा विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन यह कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु वह एक सदस्य के तौर पर लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना मत दे सकता है तथा बैठकों में शामिल हो सकता है, उनमें बोल भी सकता है। यह लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार हैं जब उसको उसके पद से निष्कासित करने का संकल्प प्रस्ताव विचाराधीन है, यानी कि लोकसभा में उसको साधारण बहुमत से अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आप महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिए। और बच्चों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ और महत्वपूर्ण पद यह है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है तब लोकसभा अध्यक्ष को किसी भी विधेयक के संबंध में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन उसको मत देने का अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि उसको कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के सभी संसदीय मामलों में निम्न में से किसका निर्णय अंतिम होता है? हमने अभी चर्चा किया था कि लोकसभा में सदस्य जब लोकसभा प्रारंभ होती है तो उसकी पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अध्यक्ष ही वह प्रमुख व्यक्ति होता है जो सभी संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय देता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। लोकसभा सदन की गणपूर्ति के लिए सदन की कुल संख्या का कितने सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है? गणपूर्ति से मतलब यह होता है बच्चों कि कम से कम कुछ सदस्यों का होना आवश्यक है ताकि लोकसभा सदन पूर्ण रूप से चल सके, किसी विधेयक पर चर्चा हो सके, और यह संख्या है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लोकसभा सदन में गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार किसको है? यानी कि लोकसभा में सदन में यदि लोकसभा सदन के कुल सदस्यों की 1/10 भाग नहीं है तो लोकसभा सदन में लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा सदन को स्थगित कर दे, यानी कि उसमें सत्र नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब किसी विधेयक पर गतिरोध हो, यानी कि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह सभी विधेयकों में नहीं होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों के बीच में विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए संसद में संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? अभी हमने पिछले प्रश्न में ये देखा था कि जो सदनों की संयुक्त बैठक है किसी विधेयक पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों में कौन यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? यानी कि भारत की संसद में किस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी विधेयक को बताएगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है? तो यह कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है।
लोकसभा अध्यक्ष और उसके कर्तव्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, यानी कि जितने भी लोकसभा में सदस्य होते हैं उनका मुखिया यानी प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है और बहुमत के आधार पर लोकसभा के सांसदों के द्वारा उसका चुनाव किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। और यह गणपूर्ति क्या होती है? लोकसभा सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदनों के बीच में विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में गलती करते हैं कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता के लिए वो राष्ट्रपति को बताकर आ जाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, दल बदल के संबंध में संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान है? यानी कि जो दल बदल के आधार पर सांसदों को उनकी सदस्यता से वंचित किया जाता है और यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। यह भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों की निर्भरता के मामले में न्यायिक समीक्षा पर उच्चतम न्यायालय ने आदेश कब दिया था? बच्चों, दल बदल के आधार पर जो अंतिम निर्णय होता है वह लोकसभा सदस्य के मामले में लोकसभा अध्यक्ष लेता है और राज्यसभा के मामले में उपराष्ट्रपति लेता है। लेकिन 1992 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के जो दल बदल के संबंध में निर्णय दिया जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बच्चों, वर्तमान में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, ओम बिरला भारत के लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस देश की संसदीय व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष किसी दल का सदस्य नहीं होता है? भारत में लोकसभा अध्यक्ष किसी दल का सदस्य होता है। अधिकतर लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन ब्रिटेन की संसद में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी दल का सदस्य नहीं होता है। यदि वह किसी दल का सदस्य बनता है तो वो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान किस नंबर पर है? भारत में जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उनको एक वरीयता स्थान दिया गया है और उसमें नंबर 1 पर है भारत का राष्ट्रपति। उसी प्रकार वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान है 7वें नंबर पर। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। यह तीनों ही संसद के अंग हैं। भारत में संसद केंद्र सरकार का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए कार्यकारी, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है विधायी अंग। भारत में संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब विधायी अंग इसलिए है कि भारत की संसद में ही विधेयक पास किए जाते हैं तथा उसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा यही विधेयक अधिनियम बन जाता है और उसके पश्चात केंद्र सरकार की कार्यकारी जो संस्था है वो इसको लागू करती है। निम्न में से संसदीय प्रणाली को सरकार का कौन सा मॉडल कहते हैं? भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाई गई है उसको सरकार का कौन सा मॉडल कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह विश्व के पश्चिम में विकसित हुई थी। भारत की संसद कहाँ पर स्थित है? हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और यह भारत की जो नई संसद है वह दिल्ली में है और भारत की जो पुरानी संसद थी वह भी भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल जो कि कानून मंत्री हैं। हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। भारत की संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यानी कि जो भी विधेयक बनते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा वह अधिनियम बनता है और वह भारत में पूरे देश में लागू होता है। संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। यह
मेन तौर पर ब्रिटिश में विकसित हुआ था। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का विशिष्ट व एक केंद्रीय स्थान है, क्योंकि इसमें अधिनियम बनते हैं। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन किया गया है और यह 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। संविधान के किस भाग में संसद के गठन, उसकी संरचना, अवधि तथा संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में उल्लेख है? बच्चों, भारत के संविधान के भाग 5 में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है तथा भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, भाग 5। भारत की नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा जाएगा? हाल ही में यह बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था और भारत की जो नई संसद बनी है उसमें लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में हाल ही में सिंगोल रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जो नई संसद है उसका आकार कैसा है? यह भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं, जो कि भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भारत की जो नई संसद है उसका आकार त्रिकोणीय है। अगला प्रश्न है, भारत में 1954 के पहले राज्यसभा का क्या नाम था? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। वर्तमान में इसका नाम राज्यसभा है, लेकिन इसको 1954 के पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। इसको उच्च सदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, ऑप्शन बी है विधानसभा का, या ऑप्शन सी राज्यसभा का। भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वह भारत के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है और भारत की जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। भारत में राज्यसभा और लोकसभा के नाम तथा उनके प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में चर्चा किया है। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः संसद के दोनों सदनों को राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द के नाम से अपनाया गया। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव जनता के द्वारा सीधे तौर पर नहीं होता है। इस तरह से यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, संसद के द्वारा बनाया गया विधेयक तब तक विधि नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें किस व्यक्ति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है और यह विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब भारत का राष्ट्रपति अपनी इसमें स्वीकृति दे देता है। इस तरह से विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। संसद के दोनों सदनों का जो सत्र है उसको कौन आहूत करता है, यानी दोनों सदनों के सत्र को कौन बुलाता है? उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्रिटेन की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है? पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। वहीं पर ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश ताज यानी कि वहाँ का जो राजा या रानी होता है, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। और जैसा कि ब्रिटेन की संसद में प्रावधान है वैसा ही हमारे भारत की संसद में भी है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अमेरिका में विधानमंडल को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो विधेयक बनाए जाते हैं, जो अधिनियम पारित होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है,
जैसे कि भारत में जो विधेयक बनाए जाते हैं वह संसद के दोनों सदनों में बनाए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ पर विधेयक बनाए जाते हैं, इसलिए इसको विधानमंडल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम ब्रिटेन और अमेरिका की संसद के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि ब्रिटेन की संसद ताज यानी कि राजा या रानी या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन से मिलकर बनी होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, जैसे कि इसके विपरीत भारत में राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन आता है। जैसा कि अमेरिका में कांग्रेस है वैसे ही भारत में संसद है। वहाँ का ऊपरी सदन सीनेट है, भारत का ऊपरी सदन यानी उच्च सदन राज्यसभा है। अमेरिका का जो निचला सदन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही भारत का जो निचला सदन है वह लोकसभा है। इनसे कंपेयर करके, तुलना करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार की सरकार व्यवस्था में विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है? यानी कि जो सदस्य या जो संस्था विधि बनाती है और जो संस्था उनको लागू करती है, उनमें परस्पर निर्भरता किस प्रकार की सरकार व्यवस्था में होती है? तो यह संसदीय सरकार व्यवस्था है, जिसमें सरकार की विधायी और कार्यकारी अंग दोनों की आपस में परस्पर निर्भरता होती है। यानी कि जो विधेयक पास करते हैं और जो विधेयक को लागू करते हैं वह सदस्य कई बार एक दूसरे के सदस्य होते हैं। जैसे कि भारत में जो भारत का मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वह संसद के भी सदस्य हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती है। जो कार्यकारी और विधायी परिषद है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। भारत की संसद के लोकसभा सदन को कौन विघटित कर सकता है? पहले तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली यह है कि भारत की जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है। भारत की संसद में केवल लोकसभा का विघटन होता है और भारत की संसद का लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। सरकार के विभिन्न अंग और उनके कार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, यानी दोनों सदनों को बुलाता है सत्र के लिए। राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान भी कर सकता है। सत्रावसान का मतलब है कि सत्र की समाप्ति। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में है, कोई अन्य व्यक्ति इसको विघटित नहीं कर सकता है। संसदीय सरकार व्यवस्था में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है। यानी जो कार्यकारी अंगों यानी कार्यकारी संस्था के जो सदस्य होते हैं वही सदस्य विधायी यानी कि विधायी परिषद के सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार में विधायी और कार्यकारी अंग अलग अलग होते हैं, यानी कि इनमें परस्पर निर्भरता नहीं होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हम प्रश्नों के बीच में देखते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं और उसमें राष्ट्रपति को वो ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं क्योंकि वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वह संसद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 552 सदस्य, ऑप्शन बी है 472, ऑप्शन सी है 374, ऑप्शन डी है 250। भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकते। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत की राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, उनमें से 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में इनको उपलब्धि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन करती है? तो यह भारत के संविधान की चौथी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा में सीटों का वर्णन है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है? भारत में लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है। यह कई बार 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है क्योंकि उसके बाद नए चुनाव होते हैं और नया लोकसभा सदन बनता है। कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य देख लेते हैं संसद के संबंधित में। भारत का राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है 250। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य जो हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 4 जो सदस्य हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है और भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा तथा लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। आपको यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति किस क्षेत्र से संबंधित नागरिकों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति यदि कुछ नागरिकों को राज्यसभा में मनोनीत करता है तो उनकी कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में। इन तीनों ही क्षेत्र में उपलब्धियां होनी चाहिए, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है विधानसभा सदस्य, ऑप्शन बी है विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राज्यसभा के सदस्य पहले तो अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, यानी जनता सीधे इनका चुनाव नहीं करती है। राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के अनुसार होता है? ऑप्शन ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है एकल संक्रमण मत, ऑप्शन सी है गुप्त मतदान। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस सदन में सदन संख्या में प्रत्येक राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व है? बच्चों, भारत में जो दोनों ही सदनों में जनसंख्या के अनुसार राज्यों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व है और वह है सीनेट। भारत की संसद के लोकसभा सदन में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 544, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 550, ऑप्शन डी है 552। भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा में अधिकतम कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किया जा सकता है? पहले तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है, इनको नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और यह सदस्य संख्या 2 हो सकती है। अधिकतम 2 से ज़्यादा एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं किया जा सकता है। वह भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है। लोकसभा सदन में संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? भारत के लोकसभा सदन में संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और वह संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली और पांडिचेरी। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से राज्यों के अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 520, ऑप्शन बी है 525, ऑप्शन सी है 530 और ऑप्शन डी है 532। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 552 और उनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, उनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। संसद के लोकसभा सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को कौन नामित करता है? पहले तो यह आवश्यक नहीं है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित ही किया जाए, लेकिन यदि राष्ट्रपति सोचता है कि संसद में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह एंग्लो इंडियन सदस्यों में से 2 लोगों को एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में लोकसभा में नामित कर सकता है। इस तरह से भारत का राष्ट्रपति सही उत्तर है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वैसे तो संविधान के अनुसार भारत के संसद के लोकसभा सदन में कुल सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में
लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लोकसभा सदस्य की संरचना के बारे में देख लेते हैं। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था मॉडल पर आधारित है। भारत की संसद में अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा सदन में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 552 में अधिकतम 530 प्रतिनिधि राज्यों से हो सकते हैं, 20 प्रतिनिधि संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। इस तरह से कुल सदस्य संख्या हो गई 552। वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य ही हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं तथा 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद में लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की नई संसद का उद्घाटन किया गया है और उसमें लोकसभा सदन में कुल 888 सीटों का निर्माण किया गया है। इस तरह से लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्य बैठ सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की नई संसद का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है बिरला ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन बी है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर अडानी इंटरप्राइजेस। भारत की नई संसद का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। लोकसभा के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में से किस विधि के द्वारा निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका जनता सीधे चुनाव करती है अपने मतदान के द्वारा। इस तरह से उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिनको आमतौर पर आम चुनाव कहा जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव में जो मतदाता होता है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मूलतः संविधान में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में मतदाता की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तब उस समय मतदाता की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? वह 21 वर्ष थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है, 21 वर्ष। भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। यह न्यूज़ में कई बार चर्चा का विषय था क्योंकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। इस संसद का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट, जो कि एक भारत की कंपनी है, उसके द्वारा किया गया। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में मतदाता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस तरह से मूलतः संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसको संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। लोकसभा के चुनाव को साधारण भाषा में आम चुनाव भी कहते हैं। भारत की नई संसद के वास्तुकार कौन है? हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया गया है, उसके वास्तुकार कौन है, यानी आर्किटेक्चर उसका कौन है? ऑप्शन ए है अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी है बिमल पटेल, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध शर्मा, ऑप्शन डी है आकाश साहू। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, बिमल पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों की संख्या भारत की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को दी गई हैं और उसमें सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और कुल उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य संख्या है 80। भारत में मतदान करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में कोई भी व्यक्ति जो विकृत मनोवृत्ति वाला ना हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसको भारत में मतदान करने का अधिकार है। और मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है।
अगला प्रश्न है, संसद के लोकसभा सदन में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने की समय सीमा कब तक है? यानी कि संसद में लोकसभा सदन के दो एंग्लो इंडियन जो समुदाय के सदस्य होते हैं उनको संविधान में संशोधन के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है और उस अधिनियम के द्वारा 2020 तक दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का उल्लेख है? भारत में संवैधानिक प्रावधान है कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करेगा और यह कोई आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति यदि यह देखता है कि उसको एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में अपर्याप्त लगता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दो सदस्यों को जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं उनको लोकसभा सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। लोकसभा में वर्तमान में एंग्लो इंडियन समुदाय नामित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है जॉर्ज बेकर, ऑप्शन बी है रिचर्ड हे, ऑप्शन सी है एडवर्ड हैरिस या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में लोकसभा जो कि 2019 में आम चुनाव हुआ था और इसमें कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य नामित नहीं है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति नामित कर सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अलावा कोई भी सदस्य इनको नामित नहीं कर सकता है। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य 2014 से 2019 तक भारत की संसद के लोकसभा सदन के सदस्य थे। वर्तमान में एक भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से भारत की संसद के लोकसभा सदन में नामित नहीं किया गया है और वर्तमान लोकसभा 2019 से प्रारंभ हुई थी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में लोकसभा में सदस्यों का आरक्षण दिया गया है और भारत की विभिन्न कास्ट जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति तथा एंग्लो इंडियन समुदाय को भारत के लोकसभा में सदस्य आरक्षण दिया गया है और इनमें से अनुसूचित जाति के 84 सदस्यों को लोकसभा में निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है? अभी इसके पहले हमने प्रश्न में देखा था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 84 सीटों का आरक्षण है, उसी प्रकार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। मूलतः संविधान में लोकसभा में सीटों का आरक्षण कितने वर्ष के लिए था? भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय लोकसभा में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है और इस आरक्षण को प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ाया जाने लगा। लोकसभा और सदस्य के आरक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लेते हैं। संविधान में किसी धर्म विशेष प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया, यानी धर्म के आधार पर लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जनसंख्या अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, यानी कि ऐसे ही सीटों का आरक्षण नहीं किया गया, यह जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है ताकि जनसंख्या के प्रत्येक समुदाय को लोकसभा में सदस्यता प्राप्त हो सके। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 सीटें आरक्षित हैं। मूलतः संविधान में लोकसभा में सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, किंतु इसे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बढ़ाया जा गया। लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, यानी जो ओबीसी कास्ट है उसके लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी वर्तमान में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस तरह से 552 सीटें हैं उनमें दो एंग्लो इंडियन समुदाय, 84 सीटें एससी के लिए तथा एसटी के लिए 45 सीटों का आरक्षण है। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इन सीटों का जो आरक्षण है उनको बढ़ाया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एससी और एसटी सीटों के लिए सिर्फ एससी एसटी लोग ही मतदान करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो
भारत की संसद की लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल है वह आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर अंतिम 5 वर्ष तक होता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत दल का जो नेता होता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को संविधान की श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के लिए संविधान की शपथ दिलाता है। भारत में अंतिम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है इसका चुनाव 2019 में हुआ था और इसका कार्यकाल 2024 तक है। लोकसभा चुनाव 2019 में किस राजनीतिक पार्टी का बहुमत था? 2019 में अंतिम आम चुनाव हुए थे जिनको लोकसभा चुनाव भी कहते हैं और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के द्वारा दोबारा भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाला जो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित टेस्ट सीरीज का वीडियो है वो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके।